ईडब्ल्यूएस वाले 10% आरक्षण का क्या होगा, कितने दिन टिकेगा, और सबसे बड़ा सवाल कि गरीबी अगर आरक्षण का आधार बन सकती है तो गरीबों को उनकी अपनी आरक्षित श्रेणी के भीतर प्राथमिकता क्यों नहीं मिल सकती। सवाल थोड़ा कानूनी है, लेकिन आज मैं इसे बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि पूरी बहस आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि मामला सिर्फ 10% आरक्षण का नहीं है, मामला उस तर्क का है जो सरकार ने 2019 में दिया था, और अब 2026 में उसी सरकार का एक नया तर्क सामने आया है। और दोनों तर्कों को अगर आप सामने रखकर देखेंगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या सरकार अपने ही बनाए तर्कों के बीच फंसती नजर आ रही है? मोदी सरकार की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म होने जा रहा है, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से 103वीं संविधान संशोधन और ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को संवैधानिक माना था। लेकिन आज की बहस यह है कि आने वाले समय में आर्थिक आधार और सामाजिक आरक्षण के बीच संविधान किस तरह संतुलन बनाएगा। और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को केवल आय के आधार पर फिर से बांटा या उसके भीतर आर्थिक प्राथमिकता तय नहीं की जा सकती है। सरकार का कहना है कि इन वर्गों का आरक्षण ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ेपन, भेदभाव और प्रतिनिधित्व की कमी से जुड़ा है। अब यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। साल था 2019, लोकसभा चुनाव सामने था। केंद्र सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन किया। इसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण का रास्ता बनाया गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि इसमें पहले से एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के दायरे में आने वाले वर्गों को शामिल नहीं किया गया था। यानी आसान भाषा में कहें तो यह उन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए था जो मौजूदा आरक्षित वर्गों में नहीं आते, मतलब सामान्य वर्ग के लोग। सरकार का तर्क था गरीबी भी अवसरों को रोकती है। गरीब परिवार का बच्चा महंगी कोचिंग नहीं ले सकता, महंगे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, अच्छी किताबें नहीं खरीद सकता, उच्च शिक्षा की फीस नहीं दे सकता, तो फिर वह आर्थिक रूप से मजबूत परिवार के बच्चे से मुकाबला करेगा तो कैसे। सरकार ने कहा अगर आर्थिक कमजोरी अवसरों में बाधा बन रही है तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। यही ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मूल तर्क था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती दी गई। सवाल उठाया गया कि क्या सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? क्या एससी, एसटी और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस से बाहर किया जा सकता है? और क्या इससे आरक्षण की 50% सीमा पार हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इन सवालों पर फैसला दिया। 5 जजों की संविधान पीठ में 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस व्यवस्था को संवैधानिक माना, 2 जजों ने असहमति जताई। बहुमत का फैसला ईडब्ल्यूएस के पक्ष में गया। इसलिए आज की तारीख में ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण कानूनन मौजूद है। यानी पहली बात तो साफ यह समझ लीजिए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण आज खत्म नहीं हुआ है। अब एक दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। इसमें मांग की गई कि एससी, एसटी और ओबीसी के भीतर जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था पर विचार किया जाए। मतलब क्या? इससे बहुत आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ है। मांग यह नहीं है कि ओबीसी का आरक्षण 27 से बढ़ाकर 35 कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। मांग यह है कि जो 27% पहले से मिला है उसी के भीतर अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो क्या उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है? यानी नया आरक्षण नहीं है, मौजूदा आरक्षण के भीतर ही प्राथमिकता देने की बात चल रही है। अब सवाल है सरकार ने क्या कहा?
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया। सरकार का कहना है कि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण सिर्फ गरीबी के आधार पर नहीं बना है। एससी के मामले में ऐतिहासिक छुआछूत और सामाजिक भेदभाव महत्वपूर्ण आधार है। एसटी के मामले में ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियां, अलग सामाजिक सांस्कृतिक पहचान और पिछड़ापन महत्वपूर्ण है। ओबीसी के मामले में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन तथा सरकारी सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व जैसे अधिकार है, आधार है। इसलिए केवल किसी व्यक्ति की आय देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि उसे आरक्षण में ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। केंद्र ने यह भी कहा कि आरक्षण नीति में ऐसा बड़ा बदलाव करने से पहले व्यापक सामाजिक आर्थिक अध्ययन और आंकड़ों की जरूरत होगी। और सरकार का एक और तर्क, सिर्फ अदालत के आदेश से सरकार को नई आरक्षण नीति बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। यह नीति बनाने का अधिकार है, विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। अब यहाँ रुकिए, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। 2019 में सरकार कह रही है गरीबी के कारण बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, महंगी किताब नहीं खरीद पाते हैं, उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देना जरूरी है। यह तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा गया था। लेकिन आज अगर कोई कहता है कि एससी, एसटी और ओबीसी के भीतर जो सबसे गरीब हैं उन्हें उनके अपने आरक्षण में प्राथमिकता दी जाए, तो जवाब आता है कि सिर्फ आर्थिक आधार पर्याप्त नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों बातों में कोई अंतर है? तो हाँ, अंतर है और इसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ सरकार का पक्ष भी समझिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का आधार ही आर्थिक कमजोरी है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का मूल्य उद्देश्य ऐतिहासिक और सामाजिक असमानता तथा प्रतिनिधित्व की कमी को संबोधित करता है। यानी दोनों आरक्षणों का संवैधानिक उद्देश्य बिल्कुल एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। इसलिए सरकार कहती है कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को केवल आय के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। यहाँ सरकार का संवैधानिक तर्क है, लेकिन यहीं आलोचकों का सवाल आता है। वे कहते हैं कि ठीक है, एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का आधार केवल गरीबी नहीं है, लेकिन इन वर्गों के भीतर भी तो गरीबी मौजूद है। अगर गरीबी किसी व्यक्ति के शिक्षा और रोजगार के अवसरों को प्रभावित करती है, तो उस वर्ग के सबसे गरीब लोगों को उनके मौजूदा आरक्षण के भीतर प्राथमिकता देने पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता है? यही पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मान लीजिए एक स्कूल में 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा पढ़ने में पहले से बहुत मजबूत है, दूसरा उससे थोड़ा पीछे है और तीसरा बहुत ज्यादा पीछे है। अगर शिक्षक कहता है कि सभी को बराबर मौका मिलेगा, तो सिर्फ एक जैसी सुविधा दे देना पर्याप्त नहीं होगा। जिसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, उसे ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी। सामाजिक न्याय की बहस भी इसी तरह की है। आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ गरीबी हटाना नहीं है, लेकिन यह भी सवाल है कि आरक्षण का फायदा उस वर्ग के भीतर सबसे ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। यही वजह है कि आरक्षण के भीतर उपवर्गीय और लाभ के समान वितरण पर बहस लगातार चल रही है। अब ईडब्ल्यूएस के सामने में एक बात बहुत साफ है। ईडब्ल्यूएस को सुप्रीम कोर्ट ने 1922 में संवैधानिक माना था। उस फैसले में बहुमत ने यह माना कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अलग संवैधानिक व्यवस्था बनाई जा सकती है। साथ ही 50% की सीमा को भी ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में उसी तरह लागू नहीं माना गया, जिस तरह पारंपरिक सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण के संदर्भ में माना गया था। लेकिन 2 जजों ने इस व्यवस्था पर गंभीर आपत्ति जताई। उनका सवाल था कि अगर गरीबी को आधार बनाकर आरक्षण दिया जा रहा है, तो एससी, एसटी और ओबीसी के गरीब लोगों को इससे बाहर क्यों रखा गया है? यानी यह सवाल 2019 से ही संवैधानिक बहस का हिस्सा रहा है। अब केंद्र सरकार कह रही है कि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण की बुनियाद सिर्फ आय नहीं है, यह सामाजिक और ऐतिहासिक पिछड़ेपन से जुड़ा है। इसलिए केवल आय के आधार पर इसके भीतर नई प्राथमिकता
या उपवर्ग बनाना सही तरीका नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि एससी और एसटी के मामले में मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था और आरक्षण नीति में बदलाव के लिए संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ईडब्ल्यूएस का आधार और एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण का आधार अलग होने की वजह से दोनों मामलों को अलग अलग देखा जाएगा? कानूनी रूप से संभवतः यही सबसे महत्वपूर्ण जवाब है। किसी भी दर्शक को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म कर दिया है या सरकार इसे खत्म करने जा रही है। ऐसा कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, बल्कि 2022 का सुप्रीम कोर्ट फैसला ईडब्ल्यूएस के पक्ष में है। लेकिन भविष्य में कोई नई संवैधानिक चुनौती आती है, नए तथ्य सामने आते हैं या अदालत को आर्थिक आधार और सामाजिक न्याय के बीच कोई नया संवैधानिक सवाल तय करना पड़ता है, तब बहस फिर खुल सकती है। इसलिए सही सवाल यह नहीं है ईडब्ल्यूएस खत्म हो जाएगा या नहीं। सही सवाल यह है कि भारत में आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था में आर्थिक कमजोरी की भूमिका आखिर कितनी होगी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 में आया, लेकिन क्या इस आरक्षण ने उन गरीब युवाओं को पर्याप्त सरकारी नौकरियां दिलाई? यह एक अलग और बड़ा सवाल है, क्योंकि आरक्षण तभी प्रभावी दिखाई देगा जब पर्याप्त सीटें और पर्याप्त सरकारी नौकरियां हों। अगर सरकारी नौकरियों की संख्या ही कम रही और भर्ती कम हो रही है, पद खाली पड़े हैं या शिक्षा महंगी होती जा रही है, तो केवल आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा देने से रोजगार की समस्या पूरी तरह हल नहीं होने वाली है। इसीलिए ईडब्ल्यूएस पर बहस करते समय हमें 10% के आंकड़े को नहीं देखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कितनी नौकरियां हैं, कितनी भर्तियां हुई, कितने पद खाली हैं, कितने युवाओं को वास्तविक लाभ मिला और क्या गरीब परिवार के बच्चों के लिए स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा व्यवस्था सस्ती और सुलभ हुई। असली सवाल यही है। लेकिन यहाँ तो सरकार ने हजारों स्कूल बंद कर दिए हैं, विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अब सवाल यह है कि आरक्षण पर बहस करते समय अक्सर दो खेमे बन जाते हैं, यह देखा जाता है। एक तरफ लोग कहते हैं आरक्षण पूरी तरह खत्म होना चाहिए, दूसरी तरफ लोग कहते हैं आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन असली सवाल शायद इन दोनों के बीच में है। क्या आरक्षण का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जिसे वास्तव में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है? अगर नहीं पहुंच रहा है तो सुधार कैसे होगा? क्या सामाजिक पिछड़ेपन का आकलन होगा? क्या आर्थिक स्थिति का कोई भी उचित रोल होगा? क्या आरक्षित वर्गों के भीतर लाभ का समान वितरण होगा? और क्या सरकार के पास पर्याप्त और पारदर्शी आंकड़े हैं? इन सवालों का जवाब सिर्फ राजनीतिक भाषण से नहीं मिल सकता है। इसके लिए डेटा चाहिए, अध्ययन चाहिए और सबसे बढ़कर संवैधानिक सोच चाहिए। मेरे हिसाब से इस सवाल का सीधा जवाब है फिलहाल ईडब्ल्यूएस आरक्षण को कोई तत्काल खतरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक ठहरा दिया है। लेकिन इसकी संवैधानिक बहस खत्म नहीं हुई है और एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण के भीतर आर्थिक आधार पर प्राथमिकता का सवाल इस बहस को और महत्वपूर्ण बना सकता है। 2019 में आर्थिक कमजोरी को अवसरों में बाधा मानकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण बनाया गया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक माना और अब 2026 में एससी एसटी और ओबीसी के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्राथमिकता देने की बात सामने आई है। तो केंद्र सरकार कह रही है कि इन वर्गों का आरक्षण सिर्फ आर्थिक स्थिति पर आधारित नहीं है। और सच कहें तो यही इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ गरीबी का इलाज है? नहीं। क्या सामाजिक पिछड़ेपन आज भी मौजूद है? हाँ, मौजूद है। और क्या आरक्षित वर्गों के भीतर आर्थिक और सामाजिक असमानता मौजूद है? यह भी एक गंभीर वास्तविकता है। तो फिर रास्ता क्या है? शायद रास्ता यह नहीं कि किसी एक वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। शायद रास्ता यह है कि सरकार ठोस आंकड़ों के आधार पर बताए कि आरक्षण का लाभ किसे मिल रहा है, कोई पीछे छूट रहा है और सबसे जरूरतमंद तक यह अवसर मिल रहा है, पहुंचाया गया है या नहीं। क्योंकि संविधान का लक्ष्य सिर्फ आरक्षण देना नहीं है। संविधान का अंतिम लक्ष्य
समान अवसर और सामाजिक न्याय है। और जब तक देश में हर बच्चे को शिक्षा और रोजगार में वास्तविक अवसर नहीं मिलेगा, तब तक आरक्षण की यह बहस भी खत्म नहीं होगी। सवाल ईडब्ल्यूएस के 10% का नहीं है। सवाल है कि क्या भारत में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के बीच ऐसा संतुलन बनाया जा सकता है जिसमें कोई गरीब सिर्फ इसलिए पीछे न रह जाए क्योंकि वह गलत श्रेणी में पैदा हुआ था। यही सवाल सरकार से भी है, यही सवाल अदालत से भी है और यही सवाल हम सब के सामने है। तो मित्रों, अगर आरक्षण पर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार। जय हिंद।